बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशीर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का स्टार्ट लेंगे। आज उसका लेक्चर नंबर 1 है। आज मैं आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की बेसिक चीज़ें और प्रेशर ऑफ गैस की कंप्लीट डेरिवेशन और लेक्चर के बिल्कुल एंड में हम बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ और इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1। तो जी बेटा, चैप्टर का नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने हीट की डेफिनेशन ही लिखी है। तो हीट का मतलब क्या है? समथिंग, कोई चीज़, विच फ्लो, जो बहती है, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, यानी कि गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ जो चीज़ मुंतकिल होती है, जो चीज़ फ्लो करती है, उसको हीट कहते हैं। यानी कि आपने देखा जब कभी बुखार हो जाता है तो हम ठंडे पानी की पट्टियाँ नहीं करते। तो हमारा जिस्म क्या है? हॉटर बॉडी। तो वो ठंडे पानी की पट्टियाँ, तो वो कोल्डर बॉडी की तरफ मुंतकिल होता है। सम टाइम आप बर्फ़ को हाथ लगाएं तो आपको बर्फ़ ठंडी क्यों? आपके हाथ से जो हीट निकलती है वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ है। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह मुख्तलिफ एग्जाम्पलों को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जो चीज़ हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी, गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ मुंतकिल होती है। अच्छा, ये अमल कब तक जारी रहता है? हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी तक रहने का अमल कब तक जारी रहता है? जब तक दोनों बॉडीज़ के टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। मसलन एक जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरे का कम है, तो हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी, मुंतकिल होती रहेगी। लेकिन जैसे ही दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया तो ये ट्रांसफ़र का अमल रुक जाएगा। ठीक हो गया? तो यही मैंने लिखा है कि टिल, कब तक? जब तक टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज़ आर इक्वल। तो ये हॉटर से कोल्डर बॉडी की तरफ फ्लो करती रहेगी हीट, कब तक? जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। बच्चे नोट करेंगे, हीट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q से, हीट इज डिनोटेड बाय Q। मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, हीट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया? तो जहाँ पे भी Q लिखा होगा आप समझ जाएंगे ये हीट है। और इसकी इक्वेशन होती है बेसिकली Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। आगे इसकी डिटेल आएगी, अभी मैं बिल्कुल इंट्रो की बातें कर रहा हूँ। और इसका SI यूनिट क्या होता है जी? हीट का SI यूनिट जूल, जिसको आप जोल कहते हैं ना, जूल भी कुछ लोग पढ़ते हैं या जोल, ये साइंटिस्ट का नाम है। और इसका ओल्ड यूनिट क्या था जी? हीट का ओल्ड यूनिट कैलोरी। ओल्ड यूनिट क्या था हीट का? कैलोरी। अब आप कहेंगे सर ओल्ड यूनिट कैलोरी तो एनर्जी का यूनिट होता है कि आपने कितनी कैलोरीज ली हैं। तो भाई एनर्जी की ट्रांजिट को, द ट्रांजिट ऑफ एनर्जी इज नोन एज हीट। ये जो हम कह रहे हैं ना कि कोई चीज, समथिंग विच फ्लो, तो जो हॉटर से कोल्डर बॉडी की तरफ जा रही वो एनर्जी ही तो है। ठीक हो गया? तो ये बेसिक चीजें हीट की आपने नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद आता है जी, चैप्टर का नाम क्या है? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो बच्चे, थर्म का मतलब क्या हुआ? हीट। हीट तो अभी पढ़ा है, जो हॉटर से कोल्डर बॉडी की तरफ जाती है। डायनामिक्स किसे कहते हैं? मोशन को। डायनामिक का मतलब होता है मोशन। बेटा MCQs नोट करेंगे, 1859 के अंदर विलियम रैंकिंग साइंटिस्ट था जिसने थर्मोडायनामिक्स के ऊपर पहली बुक लिखी थी, टेक्स्ट बुक, 1859 के अंदर विलियम रैंकिंग ने। अब थर्मोडायनामिक्स ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद ट्रांसफर ऑफ हीट। अब देखिए, मोशन का मतलब क्या है? हीट मोशन में है, मतलब हीट ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर होना, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच को डायनामिक्स कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स। ठीक हो गया? हीट एनर्जी की ही टाइप है। उसके बाद आती है बच्चे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये इसके जो पोस्टुलेट्स है ना, आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद कर लेना है। MCQs क्या जी? ये हमें दी किसने थी? डैनियल बर्नौली ने। अब जब हम पूरे चैप्टर 11 में डिस्कस करेंगे ना, पूरे चैप्टर 11 में गैसेस का जिक्र ज़्यादा है। तो गैस कौन सी होगी? आइडियल गैस। तो इसके क्या क्या पोस्टुलेट हैं मैं आपको बता दूं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मैक्रोस्कोपिक से लेके माइक्रोस्कोपिक तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बड़ी से बड़ी चीज़ों से लेके, यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम से लेके मैक्रोस्कोपिक लेवल से लेके माइक्रोस्कोपिक लेवल तक, सच एज काइनेटिक एनर्जी।
तो ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। तो दोनों को डील करती है कौन? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि हमें डैनियल बर्नौली ने दी। आपको याद होगा डैनियल बर्नौली, ये हमने पढ़ा था चैप्टर 6 में, बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। वो लेक्चर भी बड़ा अच्छा हमने डिलीवर किया हुआ है। पोस्टुलेट्स, पहला पोस्टुलेट क्या है? ए फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ अ गैस, यानी कि गैस कितनी है बर्तन में, उसका वॉल्यूम तो हमें पता है, लेकिन उस मसलन एक बर्तन के अंदर 1 किलो गैस है ना, ठीक है, ये उसका वॉल्यूम है, ठीक है। या वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब गैस है किसी बर्तन के अंदर। उस गैस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं ये कोई नहीं बता सकता। यानी कि कहें हम ऑक्सीजन गैस हमारे हवा में है, तो ऑक्सीजन कितनी है, चलें ये तो मेजरमेंट हो सकती है, लेकिन उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मेजर नहीं हो सकते। कहता है फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंसिस्ट वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि गैस का वॉल्यूम तो पता चल सकता है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसमें कितने हैं ये किसी बंदे को पता नहीं है, तो हम कह देते हैं वेरी लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा है। तो दूसरी क्या जी? द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का साइज कितना होता है? एक मॉलिक्यूल का साइज इज मच स्मॉलर देन, उससे भी कम होगा, किससे? मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर फासला है ना, मिसाल दे रहा हूं 3 मीटर, तो गैस के एक मॉलिक्यूल का साइज 3 मीटर से भी कम होगा। ये मैंने सिर्फ मिसाल दी है, होता तो बड़ा कम है ना। तो गैस के किसी एक मॉलिक्यूल का साइज दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो सेपरेशन है ना, अलैदगी है, सेपरेशन कहते हैं अलैदा, यानी कि ये दो मॉलिक्यूल हैं, इनकी सेपरेशन इतनी है, तो एक गैस के मॉलिक्यूल का साइज इससे भी कम होगा, इतना होगा, इससे भी कम। नंबर 3, द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, यानी कि जिस तरह सॉलिड है ना, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक तरतीब के साथ होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ये रैंडम मोशन में, बेतरतीबी। नंबर 4, कुलियन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर, इधर कंटेनर का मतलब है बर्तन। कहता है गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान और जिस बर्तन में गैस बंद है उसकी दीवारों के दरमियान जो कुलियन है ना, आर अज्यूम्ड, हम फर्ज करते हैं, इज परफेक्टली इलास्टिक, ये इलास्टिक कुलियन है। आपको याद है ना बच्चे, इलास्टिक कुलियन और इन इलास्टिक कुलियन को डिटेल में हमने चैप्टर 3 में देखा हुआ है कि गैस के मॉलिक्यूल और उस बर्तन की दीवारों के साथ जो टकराव है ना, वो इलास्टिक कुलियन है। और आप इमेजिन करें परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक पॉसिबल तो नहीं होता, मैं फिर कह रहा हूं, हमने अज्यूम किया है, फर्ज किया है। अगर ये इन इलास्टिक कुलियन होती ना, बच्चे पूछते सर इलास्टिक कुलियन का मतलब क्या है, मैं मिसाल देता हूं इसका उलट। अगर ये इन इलास्टिक कुलियन है तो गैस के मॉलिक्यूल्स टकराने के बाद ना, थोड़ी देर टकराने के बाद वो तो रुक जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल टकराने के बाद रुक जाएंगे। कब? अगर इन इलास्टिक कुलियन हो। लेकिन हम देखते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल टकराने के बाद रुकते नहीं हैं, तो इट मीन कि ये फिर इलास्टिक कुलियन है। और आखिरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है जी, पोस्टुलेट क्या है? मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्स, गैस के दो मॉलिक्यूल आपस में फोर्स नहीं लगाते, नो फोर्स ऑन ईच अदर मास वाई एक्सेप्ट ड्यूरिंग कुलियन, कुलियन के दौरान तो फोर्स लगती है, लेकिन उसके अलावा ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते। अब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक गैस का मॉलिक्यूल है ना, ये दूसरा, एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते, इसका मतलब है कि इनके दरमियान नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। बच्चे अगर गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। यह बात आप नोट कर लें, गैस के मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती गैस के मॉलिक्यूल की। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे पे फोर्स ही नहीं लगाते। फोर्स ना लगाने का मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स, इधर फोर्स से मुराद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, ये अट्रैक्शन रिपल्शन वाला काम नहीं है। तो जब अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होगी, मैं कहूंगा उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है।
जब मैं इंटरनल एनर्जी पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। गैस के मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो ये है जनाब इसके पोस्टुलेट और ये इसका इंट्रोडक्शन। अब हम प्रेशर ऑफ गैस का डेरिवेशन करते हैं, आप इनको नोट करें। तो जी बेटा अब हम डेरिवेशन करेंगे प्रेशर ऑफ अ गैस की। तो ज़रा तवज्जो करें, थोड़ी सी लेंथी है डेरिवेशन, तहम्मुल से आपने सुनना है। ये मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ, एक बर्तन ले लेता हूँ। इसकी डायग्राम ये 3D की फॉर्म में आपकी बुक वाले ने दिखाई हुई है, ठीक है। ये आपने इस तरह एक डब्बा बना लेना है, फिर इसके अंदर एक और डब्बा सा बना लेना है। ये इस तरह हम बचपन में कोई गेम भी खेला करते थे। चलें बहरहाल, फिर इसको आपस में यूं मिला देना है। तो ये हमारे पास एक बर्तन बन गया जी, एक कंटेनर है। अब इसके अंदर क्या भर दी हमने, इसके अंदर हमने भरी है गैस, ठीक है। चलें अब ये बन गया। अब बच्चे देखें, दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये जी एक्सिस है। अब ये जी एक्सिस से मुराद पता क्या है कि ये यूं बाहर को है, जेड एक्सिस यूं बाहर है, आउटवर्ड। अब इस गैस के जो फेसिस है ना, मुझे बताएं कितने फेसिस हैं? 2, 4 और एक ऊपर और नीचे वाला, 6 फेसिस हैं। क्यूबिक शेप है ये। अच्छा जी, अब इसकी जो ये वाली साइड है ना, ये वाली, एक ये वाली जो साइड है, इसको मैं फर्जी नाम दे लेता हूं ए बी सी डी, और उसके बाद इस साइड को ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब ये कौन सी साइड है? ये वाली, इस तरह है। इसको मैंने नाम दिया ए बी सी डी का और इस साइड को ई एफ जी एच का। तो गैस के मॉलिक्यूल ये एक्स एक्सिस है, हम वाई एक्सिस भी होगी जेड एक्सिस में भी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल तो रैंडमली मूव करते हैं, हम जस्ट सपोजिशन कर रहे हैं। तो ये पूरे गैस के इस बर्तन के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो ये मैं एरोज बना रहा हूं, ठीक है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते जा रहे हैं। तो इन किसी बहुत सारे मॉलिक्यूल में से किसी एक मॉलिक्यूल की मोशन को हम सपोज कर लेते हैं तो बहुत सारे ना। तो मैं सपोज कर लेता हूं ये एक गैस का मॉलिक्यूल है जिसका मैस m है, जिसकी वेलोसिटी v है, और वो पहला मॉलिक्यूल है और वो x एक्सिस में मूव कर रहा है, v1x। इसी तरह दूसरा होगा v2x, v3x। लेकिन हम जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या निकालना क्या है? प्रेशर। बच्चे आपने प्रेशर का फार्मूला तो पढ़ा होगा, P = F/A। पढ़ा है ना आपने फार्मूला प्रेशर का, P = F/A। तो x एक्सिस में है ना, तो F के साथ मैं x लिख देता हूं और P के साथ भी x लिख देता हूं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो प्रेशर का फार्मूला आ गया जी फोर्स ओवर एरिया। लेकिन मेरे पास फोर्स एरिया तो चले मैं हो गया ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एक बात और नोट करेंगे, इस बर्तन की जितनी भी साइडें हैं ना, हर साइड की लेंथ L है, यानी कि इसकी लेंथ भी L है, विड्थ भी L है, हाइट भी L है। तो हर साइड की जो लेंथ है वो L है। तो ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये एरिया बन जाएगा। लेकिन फोर्स कैसे निकालेंगे बच्चे? फोर्स का फार्मूला होता है F = न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। एक तो है ना F = ma, लेकिन इधर कैसे दूसरा सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम, PF - PI/T। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। F के साथ मैं लिख देता हूं x, F के साथ क्या लिख देता हूं? x, ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब F के साथ x है ना, ये तो टोटल है ना, हम पहले मॉलिक्यूल की निकालेंगे। तो F1 लिख देता हूं, पहले मॉलिक्यूल की, इसकी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो बच्चे पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं इनिशियल मोमेंटम निकालता हूं, फिर फाइनल, फिर उनका चेंज ले लेंगे। उसके बाद मैं टाइम निकालूंगा, वैल्यू पुट करवा के फोर्स आ जाएगी, वो फोर्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम मैंने क्या करना है? चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो क्या करना है जी? सबसे पहला काम बच्चे, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला तो आपको आता होगा। मोमेंटम का फार्मूला क्या है? P = mv, P = mv।
ठीक है, अब ये इनिशियल मोमेंटम है ना, तो मैं लिख देता हूँ पी आई। ठीक है, मैस एम मैस है और वी के साथ मैं लिख देता हूँ V1 और 1 के साथ लिख देता हूँ x। तो P इज इक्वल टू एम V1x। ठीक हो गया जी। अब ये तो आ गया इनिशियल मोमेंटम। अब बच्चे जरा गौर करें, ये गैस का मॉलिक्यूल ABCD से जाएगा या EFGH से जाएगा और टकराकर वापस आ जाएगा। तो ये इसका इनिशियल मोमेंटम है और जब टकराकर वापस आएगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से फाइनल मोमेंटम के साथ हम लिखेंगे माइनस। नोट कर ले जी, फाइनल मोमेंटम भी आ गया और इनिशियल भी, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस। माइनस का मतलब है टकराकर वो वापस गया है। तो हमने तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है ना। सो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा बच्चे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम क्या है आपके पास, माइनस एम V1x माइनस ये वाला फार्मूले वाला पी आई क्या है, एम V1x। तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ जाएगा, -1 क्या होता है, -2 एम V1x। तो ये मेरे पास आ गया जी PF माइनस PI, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो चेंज इन मोमेंटम निकल आया। अब क्या निकालना है, टाइम टेकन। तो अब मैं हेडिंग लगा देता हूँ। हेडिंग आप लगा लेंगे तो फिर आपको समझने में आसानी रहेगी। तो टाइम टेकन निकालते हैं जी, तवज्जो करें। अब टाइम के लिए आपने ये फार्मूला तो बेटा पढ़ा होगा ना, S इज इक्वल टू VT। ठीक है, और T इज इक्वल टू S/V। S इज इक्वल टू VT, T इज इक्वल टू S/V। अब T की जगह पे मैं इधर लिख देता हूँ, इधर भी डेल्टा T लिख देता हूँ, इधर भी मैं T की जगह पे डेल्टा T। मुझे बताएं कि एक चक्कर लगाने में उसने कितना फासला तय किया। ये देखें, इसकी ये हर साइड की लेंथ विड्थ हाइट L ही है ना। तो यहाँ से यहाँ जाते हुए L फासला और वापस यहाँ तक आने में L जाते हुए L वापस आते हुए L प्लस L 2L। तो S की जगह पे 2L लिखूंगा। V के साथ 1 पहला मॉलिक्यूल, X का मतलब X एक्सिस। तो आपने देखा कि मेरे पास टाइम भी आ चुका है। तो ये देखें ज़रा, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी आ गया और डेल्टा T भी आ गया। दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। डेल्टा T की और PF माइनस PI दोनों की वैल्यूज इक्वेशन 2 में पुट करवाएंगे। तो अब हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो जी बच्चे बताएं ज़रा इक्वेशन नंबर 2 क्या है। F1x इज इक्वल टू, आपकी बुक में ना डेल्टा T को उलट करके फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइम का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी कहलाता है। यानी कि टाइम क्या आया 2L ओवर V1x। तो अगर मैं इसको उलट कर दूं V1x ओवर 2L तो वो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये दोनों वैल्यूज़ बस आप इक्वेशन 2 में पुट करवा देना। तो बात तो वही है। F1x इज इक्वल टू, बच्चे देखें, PF माइनस PI की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये वाला जो इसकी वैल्यू है -2 एम V1x। ठीक हो गया। अच्छा, ओवर डेल्टा T, ये डेल्टा T है 2L ओवर V1x। जब ये 2L ओवर V1x इधर आएगा तो ये उलट नहीं हो जाएगा। यानी कि 2L ओवर V1x का मतलब ये है, इधर मैं मल्टीप्लाई का साइन डाल देता हूँ। डेल्टा T नीचे है ना, V1x ऊपर चला जाएगा और 2L नीचे आ जाएगा। आपको इस बात की समझ आई। मैंने PF माइनस PI की वैल्यू पुट करवाई है ना, और डेल्टा T की वैल्यू पुट करवाते वक्त मैंने इसको उलट कर दिया है। ठीक है, अब क्या कट रहा है बताएं ज़रा। 2 से 2 कट रहा है बस, बाकी तो नहीं कुछ भी कट रहा। तो F1x इज इक्वल टू माइनस एम V1x का स्केयर ओवर L। तो माइनस एम V1 स्केयर ओवर L। तो ये आ गई जी पहले मॉलिक्यूल की फोर्स इन एक्स एक्सिस। अब बच्चे ये वो फोर्स है जो गैस का मॉलिक्यूल इस कंटेनर की वॉल्स के साथ लगाता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अगर ये मॉलिक्यूल इस बर्तन की दीवार पे फोर्स लगाएगा तो उसके रिएक्शन में ये दीवार भी तो लगाएगी ना, तो रिएक्शन होगा। तो मैं क्या लिखूंगा जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स
न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर ये एक्शन है तो रिएक्शन भी होगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, F1x इज इक्वल टू माइनस इंटू ये पूरी टर्म, यानी कि V1x का स्केयर ओवर L। तो आपने देखा अगर ये एक्शन है तो इसके ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगा, माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या होगा जी, प्लस। तो F1x इज इक्वल टू m V1x का स्केयर ओवर L। तो ये साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया एक्शन और रिएक्शन की वजह से। अब ये पहले मॉलिक्यूल की फोर्स है, इसी तरह दूसरे की होगी, इसी तरह तीसरे की होगी, तो टोटल फोर्स निकल आएगी Fx इज इक्वल टू F1x प्लस F2x प्लस F3x एंड अप टू सो ऑन, जहाँ तक मर्जी आप लेते जाएं, प्लस अप टू सो ऑन हम लिख देते हैं Fnx। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी, Fx इज इक्वल टू पहले मॉलिक्यूल की फोर्स कितनी है, m V1x का स्केयर ओवर L प्लस इसी तरह दूसरे की क्या होगी, m V2x का स्केयर ओवर L प्लस अप टू सो ऑन m Vnx का स्केयर ओवर L। तो अब ये Fx की वैल्यू आ गई ना, ये टोटल जो Fx की वैल्यू थी। अब इक्वेशन 1 में पुट करवा दें। ठीक है, आप जरा पुट करवाते हैं जी। Fx की वैल्यू निकल आई ना, अब Fx की वैल्यू पुट करवाएंगे बेटा इक्वेशन 1 में। तो ये इक्वेशन 1 है, तो P इज इक्वल टू F ओवर A। तो मैं इक्वेशन 1 को दोबारा लिखता हूं। सो इक्वेशन 1 बिकम्स P इज इक्वल टू F ओवर A था ना, F ओवर A, तो Fx इधर लिखेंगे Px x एक्सिस में। तो बेटा इस इक्वेशन को मैं यूं लिख सकता हूं, Px इज इक्वल टू 1 ओवर A ज़रब Fx। इस तरह लिखने में कोई हर्ज तो नहीं है। F ओवर A को मैंने अलग अलग किया है, यानी कि फोर्स को लैदा कर दिया, एरिया को लैदा। अब इसका मतलब क्या है, Px एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ भी L है, विड्थ भी L है, तो L इंटू L, L स्केयर। तो एरिया की जगह पे L स्केयर आ गया, और Fx की ये वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये सारी वैल्यूज उठा के उधर पुट करवा दें। तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा जी, Fx की वैल्यू m V1x का स्केयर ओवर L प्लस m V2x का स्केयर ओवर L प्लस अप टू सो ऑन m Vnx का स्केयर ओवर L। ठीक हो गया जी। अब इधर से क्या चीज कॉमन आ रही है जरा बताएं। ऊपर से m कॉमन आ जाएगा, नीचे से L कॉमन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चे, Px इज इक्वल टू, ऊपर से m कॉमन आ गया तो m लिखेंगे। इधर आप जरा गौर से सुनिएगा, जब इस पूरी टर्म से L कॉमन आएगा तो L स्केयर पहले भी मौजूद है, जो L कॉमन आया वो वाला, और ये L स्केयर, ये तो L क्यूब बन जाएगा, L क्यूब। ये समझ आई। ऊपर से m कॉमन आ गया ना, इधर तो 1 लिखा हुआ था, इसका तो कोई मसला नहीं। ये L स्केयर है, L क्यूब कैसे बना, L कॉमन ले लिया ना, L कॉमन आ गया, और L स्केयर L क्यूब ही होता है। तो m और L क्यूब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जी, V1x का स्केयर प्लस V2x का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन Vnx का स्केयर। तो m ओवर L क्यूब। अब मुझे m ओवर L क्यूब की चाहिए वैल्यू। सो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए मैं डेंसिटी का फार्मूला लगाता हूं। सो बच्चे डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है जी, मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो टोटल मैस क्या आ जाएगा, टोटल मैस m के साथ n लिखेंगे, m के साथ n, यानी कि एक मॉलिक्यूल का मैस m है, तो गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, 10, 15, 20, 30, वेरी लार्ज नंबर, हमें पता नहीं है। तो m के साथ mn आ गया, तो ये टोटल मैस है। और वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, आपको पता है ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, जिसकी मैंने लिखा L स्क्वायर। वॉल्यूम का होता है क्यूब, तो L क्यूब आ गया वॉल्यूम का। तो इधर से देखें m ओवर L क्यूब तो निकल आया ना, फिर n मल्टीप्लायर है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो रो ओवर n इज इक्वल टू m ओवर L क्यूब। तो आपने देखा m ओवर L क्यूब इधर ही रहा ना, सिर्फ ये n इधर नीचे आ जाएगा। तो अब मैं m ओवर L क्यूब की जगह पे, इस फैक्टर की जगह पे रो ओवर n लिख सकता हूं, और वो n फिर नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा।
आप ज़रा पूरे बोर्ड का व्यू ले लें एक मरतबा। तो अब जगह ख़त्म हो गई है, इसको मिटा के हम दोबारा नेक्स्ट शुरू पे आते हैं। तो बेटा अब क्या आ जाएगा हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल टू एम ओवर एल क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा वो देखें, एम ओवर एल क्यूब की जगह पे रो ओवर एन, तो एम ओवर एल क्यूब की जगह पे रो ओवर एन लिखेंगे, तो रो ओवर एन और ब्रैकेट में क्या आएगा वो सारा ब्रैकेट वाली टर्म v1x का स्केयर प्लस v2x का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन vnx का स्केयर। अब ये जो n डिवाइड हो रहा है ये सबके नीचे आ जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू ये सारा क्या आ जाएगा v1x का स्केयर प्लस v2x का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन vnx का स्केयर ओवर n। यानी कि ये जो n था ना मैंने इसके सब के नीचे लिख दिया। अब बच्चे ये तो एवरेज वेलोसिटी होगी ना, आपको पता है एवरेज कैसे लेते हैं, अगर दो टर्म है तो दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें, अगर 3 है तो 3 को जमा करके, अब ये n है तो नीचे n से ही डिवाइड कर दिया। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, पी एक्स इज इक्वल टू रो। अब ज़रा गौर कीजिएगा ये वाला जो साइन है ना, ये ब्रैकेट ओपन और क्लोज ये वाला, ये इस तरह का जो साइन है ये एवरेज का साइन है। तो मैं क्या लिखूंगा वी एक्स का स्केयर, यानी कि ये आ गया एवरेज स्केयर वेलोसिटी। तो पी एक्स इजिकल टू रो इंटू वी एक्स का स्केयर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। अच्छा ये तो आ गई एक्स एक्सिस में, लेकिन इसी तरह किस में लिखेंगे हम, वाई एक्सिस में। तो सिमिलरली ये तो आ गया ना एक्स एक्सिस का प्रेशर, तो मैं ये लिखूंगा सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह पी वाई भी क्या आ जाएगा, रो वी वाई का स्केयर एवरेज, एंड सिमिलरली पी जेड, जेड एक्सिस पे भी तो प्रेशर लगेगा ना, रो एवरेज वी जेड का स्केयर। तो जो एक्स एक्सिस का प्रेशर है वही वाई का वही जेड का। अब गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं, मैं क्या लिखूंगा, सो molecules of a gas is in random motion। जब गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूं बच्चे, मैं ये लिख सकता हूं कि वी एक्स का स्केयर एवरेज स्केयर वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू एवरेज स्केयर वेलोसिटी इन वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू एवरेज स्केयर वेलोसिटी इन जी एक्सिस। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन में है तो एक्स वाई और जेड एक्सिस की एवरेज स्केयर वेलोसिटी इक्वल होगी। बात समझ रहे हैं। जब एक्स वाई और जेड जब तीनों की एवरेज स्केयर वेलोसिटी इक्वल है तो मैं तीनों को ऐड भी तो कर सकता हूं ना। तो एवरेज स्केयर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू यानी कि एक्स एक्सिस की प्लस वाई एक्सिस की प्लस जी एक्सिस की। तो तीनों एक्सिस की एवरेज स्केयर वेलोसिटी को मैंने क्या कर दिया, इक्वल। बात समझ रहे हैं। तो बच्चे अब y और z की जगह पे मैं x लिख सकता हूँ, y और z की जगह पे मैं x लिख सकता हूँ ना। तो क्या आ जाएगा y और z की जगह पे, क्योंकि तीनों की वेलोसिटी तो इक्वल है। तो एवरेज स्केयर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वी एक्स का स्केयर प्लस y की जगह पे भी क्या लिखूंगा, वी एक्स का स्केयर प्लस z की जगह पे भी वी एक्स का स्केयर। क्योंकि तीनों की एवरेज स्केयर वेलोसिटी इक्वल है तो y और z की जगह पे भी मैंने x एक्सिस लिख दिया। तो फिर ये क्या बन गया, x प्लस x, ये तो बन गया 3 इंटू वी एक्स का स्केयर। ठीक है। अब हमने करना क्या था, हमने यही तो वैल्यू निकालनी थी ना इसकी। आप ये देखें, ये जो हमने शुरू में यहाँ तक लेके आए थे, तो वी एक्स स्केयर की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, मैं इसको तरतीब दे के लिख देता हूँ। एवरेज स्केयर वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस ये निकालनी है ना हमने, 3 मल्टीप्लाई है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/3, ये इधर आ जाएगा, इंटू एवरेज स्केयर वेलोसिटी। तो बच्चे जरा नोट करें। सो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, पी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, पी एक्स इज इक्वल टू, ये देखें, रो एवरेज स्केयर वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, ये अब क्या आ जाएगी, ब्रैकेट में हम लिखेंगे एवरेज स्केयर वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस 1/3
अब ज़रा देखिएगा 1/3 इंटू वी स्केयर 1/3, क्योंकि अब ये डबल एवरेज है ना, एक मरतबा ही लिखेंगे। 1/3 को आप बाहर निकाल लें तो पी एक्स इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू एवरेज स्केयर वेलोसिटी। तो बच्चे ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस का प्रेशर अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। अकॉर्डिंग टू, मैं क्या लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। बच्चे पास्कल लॉ क्या कहता है? कहता है गैस के, ये जो गैस का कंटेनर है ना, इस गैस के बर्तन के अंदर प्रेशर हर जगह पे सेम होगा, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जी इज इक्वल टू पी, यानी कि एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस में प्रेशर सेम है। तो फिर भाई साहब प्रेशर का फिर फाइनल फार्मूला क्या बनेगा? तो ये एक्स वाई जेड लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि प्रेशर का फार्मूला तो सेम है। तो ये फार्मूला बनेगा P इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू एवरेज स्केयर वेलोसिटी। तो ये बच्चे हमारे पास फार्मूला प्रूव हो चुका है। तो ये प्रेशर का फार्मूला आ गया P इज इक्वल टू 1/3 एवरेज स्केयर वेलोसिटी। ये एवरेज है, तो ये आप नोट करें। इसके बाद फिर हम प्रेशर का और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पढ़ते हैं। अब हम प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालेंगे। तो यही क्वेश्चन जो हमारा आंसर है ना, इसी को मैं लिखता हूँ। तो ये एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। P इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू एवरेज स्केयर वेलोसिटी। अब बच्चे आपको पता है ना कि डेंसिटी किसके इक्वल है? डेंसिटी का फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, पता है ना। तो अब टोटल मैस हम यूज़ करेंगे, m के साथ n भी लिखेंगे, m के साथ n भी लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा फिर प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3 रो की जगह पे मैस ओवर वॉल्यूम, लेकिन बस फ़र्क क्या है, m के साथ n भी लिखा, टोटल मैस, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एवरेज स्केयर वेलोसिटी। अब m को इसके साथ लिख दें, P इज इक्वल टू 1/3 n/v, m अंदर ले जाएं, mv स्केयर। क्यों भला? क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद होगा 1/2 mv स्केयर। तो रो की वैल्यू पुट करवाई, m को अंदर ले गए, mv स्केयर आ गया। अब किस चीज़ की कमी है? 2 की। इधर 1/2 चाहिए, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें। तो बच्चे ये क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 n/v। अब जो 2 से डिवाइड करेंगे ना, वो इधर लिखेंगे 1/2 की शक्ल में। तो आपने देखा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/3 आ गया। 2 से डिवाइड करना है ना, तो mv स्केयर ओवर 2, तो 1/2 भी तो लिख ही सकते हैं। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया। बच्चे n/v क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको n नोड भी कहते हैं, n नोड, ठीक है। यानी कि P इज इक्वल टू 2/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको n नोड भी लिखते हैं, इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्केयर। तो 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, n नोड भी कांस्टेंट, तो ये तीनों कांस्टेंट, तो इक्वल और कांस्टेंट मिलके क्या बनाएंगे, P इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एवरेज। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख लें या इतना लिख लें K.E, ये भी तो सही है ना। तो इक्वल कांस्टेंट मिलके क्या बनाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना। तो ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? गैस के मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है बच्चे। ये फार्मूला मैं इधर बॉक्स में लिख रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद करना है। आप देखें ना कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। अब ये डायरेक्ट रिलेशन असल तो यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, असल इक्वेशन ये है 2,3NV, ये चीज़ें कांस्टेंट हैं। मैं ये इक्वेशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसी से बॉयल लॉ सोल्व होगा, इसी से चार्ल्स लॉ सोल्व होगा, और जब मैं इसके बाद अब करूँगा ना इंटरप्रिटेशन, तो उसमें भी ये इक्वेशन यूज होगी, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। P इज इक्वल टू 2/3 n/v इंटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। 2/3 n/v ये कांस्टेंट है। तो अब जब भी आपसे पूछा जाए ना प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है, तो आप कहेंगे डायरेक्ट रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ेगा, नोट कर लें। अब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे। इंटरप्रिटेशन कहते हैं तशरीह करना। बच्चे आपने आइडियल गैस इक्वेशन तो पढ़ी होगी,
यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी आपने आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पी का मतलब प्रेशर, वी का मतलब वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल, आर क्या कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड टी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब ये आर क्या है, आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये इसका ऐसा यूनिट है किसका, आर का, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आप लोगों ने पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर। मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये बॉयल ला, चार्ल्स ला और एवोगैड्रो ला तीनों को जमा करें तो फिर इसका प्रूफ बनता है। अब क्योंकि वो मेरे सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो मैं करवा नहीं सकता, लेकिन शायद आपने कहीं ना कहीं ये बात सुनी हो। बहरहाल पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। बच्चे एन किसके इक्वल होता है, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन ओवर एन ए। व्हाट इज एन ए, एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 की पावर 23 पढ़ा होगा आपने। तो लिखें जरा, पी वी इज इक्वल टू स्मॉल एन की जगह पे क्या लिखेंगे, कैपिटल एन ओवर एन ए इंटू आर इंटू टी। आपने देखा कि आर टी तो एज इट इज आ गया ना, स्मॉल एन की जगह पे ये दोनों चीज़ें आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, पी वी इज इक्वल टू एन एन ए, एवोगैड्रो नंबर को आर के नीचे लिख सकता हूँ, आर ओवर एन ए, एक ही बात है ना, इंटू टी। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं ना तो एक और कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम के कहते हैं, के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आर ओवर एन ए। यानी कि देखा, आर ओवर एन ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये वैल्यू दी हुई है ना 8.314, इसको आप डिवाइड करें 6.02 10 की पावर 23 तो ये एवोगैड्रो नंबर बनता है। तो जब मैं इसकी जगह पे पुट करवाता हूं तो पी वी इज इक्वल टू एन, आर ओवर एन ए किसके इक्वल आ गया, के, तो एन के टी। बात समझ रहे हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आती है। तो पी वी इज इक्वल टू एन के टी। व्हाट इज के, बच्चे के इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.38 ज़रब 10 की पावर -23, 1.38 ज़रब 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन इसका ऐसा यूनिट होता है। तो ये तो आ गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आप जरा इस चीज़ को नोट कीजिएगा। इक्वेशन 2 तक तो आपको समझ आ गई है। एज वी नो, ये बात हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू 2/3 N ओवर V इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। 1/2 mv² लिख लें या सिर्फ के ई लिख लें, ये लिखना थोड़ा सा आसान है, मतलब वही है, नाम लिख लें या फार्मूला लिख लें। ये इक्वेशन अभी हमने प्रूव की थी, आपको याद है जब मैंने प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लिखवाया था तो तब मैंने ये कहा था याद रखिएगा। अब ये मैंने दोबारा क्यों लिखी है, V डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पी वी इज इक्वल टू 2/3 इंटू एन इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चे जरा गौर करें, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड सेम है ना, पी वी, तो इसको आप कंपेयर करवा दें। तो इधर मैं लिखता हूं कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। यानी कि ये वाली इक्वेशन क्या आई, पी वी इज इक्वल टू एन के टी, ये कहां से आई, आइडियल गैस इक्वेशन से, और ये हमने प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पढ़ा हुआ है। तो जरा कंपेयर करें, 2 की राइट साइड क्या है जी, एन के टी इज इक्वल टू 3 की राइट साइड क्या है, 2/3 एन इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, एन से एन कैंसल, के डिवाइड हो रहा है, नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2/3 के इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बच्चे 2/3 के, 2 भी कॉन्स्टेंट है, 3 भी कॉन्स्टेंट है, के भी कॉन्स्टेंट है। के कौन सा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट है तो मैं क्या लिखूंगा, टी इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इक्वल और कांस्टेंट मिलके क्या बनाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये आ गया जनाब, इसका प्रूव आ गया। पता चला अगर प्रेशर भी काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
याद है जब हमने प्रूव किया था तो हमने लिखा था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अब ये मैं काइनेटिक एनर्जी कह रहा हूँ, इससे मतलब क्या है, एवरेज तो है ही है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। बच्चे गैस के मॉलिक्यूल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, वाइब्रेशनल भी होती है। हम रोटेशनल और वाइब्रेशन नहीं ले रहे, हम सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। तो टेम्परेचर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बच्चे इधर सवाल करते हैं सर प्रेशर भी काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर भी। अगर पेपर में एमसीक्यूज आ जाए कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन ए में आ जाए प्रेशर, ऑप्शन बी में आ जाए टेम्परेचर, ऑप्शन सी में आ जाए बोथ एंड बी, तो है तो दोनों, टिक किसको करेंगे बच्चे? आप टेम्परेचर को टिक करेंगे, हालांकि प्रेशर के भी है, ये इस क्वेश्चन से हमने पढ़ा था ना। उसकी वजह ये आप नोट करेंगे, नोट ये बात आप बच्चे साइड पे लिख लें कि एवरेज, ये इधर मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, चलें, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली, ये असल में है क्या, इज बेसिकली माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ टेम्परेचर। कहता है ये जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना, ये टेम्परेचर की एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर की, प्रेशर की नहीं। तो इसलिए अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों आए तो आपने टेम्परेचर को ठीक करना है। तो ये आप नोट करें, फिर इसके बाद हम बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं। तो जी बच्चे अब छोटे छोटे से दो क्वेश्चन हैं, बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ। आपने नो डाउट केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, लेकिन हमने भी ज़रूर पढ़ने हैं। बॉयल्स लॉ की कंडीशन क्या है जी? व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये बच्चे बॉयल लॉ की कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और आप ये बात याद रखिएगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, तो ऐसे प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहते हैं। आगे हम डिटेल पढ़ेंगे भी, लेकिन बहरहाल आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब हीट या टेम्परेचर, तो बॉयल लॉ को ही आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एक ही बात है ना। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब इस चीज़ को हमने करना है प्रूव। तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बच्चे आपने वो इक्वेशन पढ़ी होगी, मैंने अभी कहा था याद कीजिएगा, P इज इक्वल टू 2/3 N/V इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल। ठीक हो गया जी। अब जरा तवज्जो करें, 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, N भी कांस्टेंट, ये तीनों चीज़ें तो कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो जब ये तीनों चीज़ें ही कांस्टेंट हैं तो बच्चे क्या आएगा? वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है ना। अब हमने कंडीशन क्या लगाई है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब बच्चे हमने ये बात भी तो पढ़ी है ना कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये पढ़ा है ना। तो जब 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, N भी कांस्टेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज तो नहीं ना हो सकते। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये भी कांस्टेंट होगी, यानी कि ये सारी चीज़ें ही कांस्टेंट हैं। तो वी कैन से कि प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर वॉल्यूम, ऐसे ही है ना। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट ओवर वॉल्यूम, कांस्टेंट और वॉल्यूम मिलके क्या बनाते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी। तो मैं क्या कह सकता हूँ ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है बॉयल लॉ की, आपको याद है? तो सेकंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ क्या होता है बेटा? सेकंड फॉर्म ऑफ बॉयल लॉ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, V डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है बॉयल लॉ की? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसको भी बॉयल लॉ ही कहते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये बॉयल लॉ की सेकंड फॉर्म है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो ना तो वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब हम चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। बच्चे चार्ल्स लॉ की क्या कंडीशन है? चार्ल्स लॉ कहता है जी व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, और याद रखिएगा जब प्रेशर कांस्टेंट हो ना तो ऐसे प्रोसेस को
ऐसे प्रोसेस को आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। ये आपके एमडी कैट में भी अक्सर पूछा जाता है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस, और जब प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक। बैरिक आपको याद है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करने का आला होता है। तो व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये तो है चार्ल्स लॉ। अब हम इसका करते हैं जी प्रूव। तो प्रूव के लिए वही क्वेश्चन लेंगे हम। तो क्या आ जाएगा बच्चे, P इज इक्वल टू 2/3 N/V इंटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वॉल्यूम को बाहर निकाल लें, प्रेशर को नीचे ले आए, तो V इज इक्वल टू 2/3 N/P। वॉल्यूम बाहर आ गया, प्रेशर नीचे चला गया। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, N भी कांस्टेंट, प्रेशर तो उसने कह दिया है। तो जब ये सारी चीज़ें ही कांस्टेंट हैं तो इक्वल और कांस्टेंट मिलके मैं क्या कह सकता हूँ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना ऐसे। और हमने ये भी बात तो पढ़ी हुई है ना कि टेम्परेचर और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह पे टेम्परेचर लिख सकता हूँ, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आ गया जनाब हमारे पास चार्ल्स लॉ। व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर तो है, लेकिन कौन सा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बच्चे इसकी सेकंड फॉर्म क्या आएगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो चार्ल्स लॉ की सेकंड फॉर्म क्या आएगी जी, चार्ल्स लॉ की सेकंड फॉर्म आपने पढ़ी होगी ना। तो क्या होती है बेटा, चार्ल्स लॉ की सेकंड फॉर्म V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। आप केमिस्ट्री में पढ़ते भी होंगे। तो बहरहाल जब भी दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों तो वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये चार्ल्स लॉ का प्रूव हो गया। आखिर में आपके एमडी कैट में एक MCQs भी आता है, और ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा आइडियल गैस के लिए ना, फॉर आइडियल गैस। तो क्या आ जाएगा, P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। यानी कि आप ये कह लें कि ये बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ को मिक्स करके बनाई गई है। तो ये इससे आपको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन आपको मिल जाएंगे। तो ये तो था बच्चे आज का लेक्चर। आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह इससे अगला लेक्चर इंटरनल एनर्जी और वर्क एंड हीट से रिलेटेड होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो भी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।